Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026 attempt, JIAB Target 50 series is for you. एक ऐसी सीरीज जो कि इस पर्पस से बनाई गई है कि आप अपने एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 50 मार्क्स को स्कोर कर पाएं बाय कवरिंग द कंटेंट्स कवर्ड इन दिस सीरीज। आज हमारा एएफएम में लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द मॉडर्न अप्रोच। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस किए थे, यानी जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट वाज, है ना। तो आज हम उसी तरीके से अकाउंट क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट मॉडर्न अप्रोच के अंडर देखेंगे, यानी वही समझ में आएगा कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल सके कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या पेपर का पैटर्न रहता है। सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और कुछ डिटेल्स फिल आउट करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में आ जाएगा और आप इसकी हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी बेटर तरीके से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमने अकाउंटिंग अप्रोचेज में ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना। आर टुडेज टॉपिक इज द मॉडर्न अप्रोच, जहां पर हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझेंगे। दोनों ही जगह पर हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं, और जर्नल एंट्रीज चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाई जाए चाहे मॉडर्न अप्रोच से बनाई जाए, दोनों ही वेज से हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, कभी भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया और एक्रोनिम रखा क्रेल। क्रेल क्या कहता है? सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल है। आर स्टैंड्स फॉर द रेवेन्यू, यानी कि बिजनेस जहां जहां से पैसा अर्न कर रहा है, इनकम है जो बिजनेस की, वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। चाहे वो सेल से आ रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम है, चाहे वो डिविडेंड की इनकम है ना। फिर ऐसे ही ई से क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस जो जो खर्चे कर रहा है, ऑपरेटिंग खर्चे कर रहा है, सैलरी वेजेस दे रहा है, स्टेशनरी खरीद रहा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, ये सारे क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। फिर आ जाती है हमारे पास एसेट्स, जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी वगैरह हैं, और आ जाती हैं हमारी लायबिलिटीज, जो कि हमें बिजनेस के लिए मतलब ऐसी ऑब्लिगेशंस जो बिजनेस को बाहर वाले लोगों का पैसा जो देना है, दैट इज नोन एज द लायबिलिटी। कैपिटल भी एक तरीके से एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो कैपिटल को भी लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है कैपिटल को लायबिलिटी कंसीडर? क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है? ऐसा हमने पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंडर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने हमें क्या समझाया था? उसने कहा था बिजनेस और बिजनेस का ओनर यानी बिजनेसमैन जो है वो अलग अलग एंटिटीज हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया, वो क्या होगी? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी, यानी बिजनेस ने वो पैसा अपने बिजनेसमैन का वापस करना है। सो बिजनेस के अंदर ओनर अगर मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर अगर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगी? वो होगी कैपिटल। और अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से मनी को विड्रॉ कर लेता है फॉर द पर्सनल यूजेस, फॉर द पर्सनल यूजेस, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए हो जाएगी ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कैपिटल जितनी ज्यादा पैसे बिजनेस में लगाएगा, तो लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स द ओनर, और अगर वो पैसे बिजनेस से निकालता जाएगा, तो उतनी लायबिलिटी घटती जाएगी बिजनेस की टुवर्ड्स द ओनर। ठीक है जी। आगे चलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स की बात करते हैं। हमने अभी बात की कि रेवेन्यू मतलब बिजनेस जो पैसा कमा रहा है, यानी कि ऐसी मनी जो बिजनेस के अंदर आ रही है थ्रू द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जिसको आप सेल्स कह सकते हो,
है ना। रेंट वगैरह आपको कहीं से रिसीव हो रहा है, कहीं से आपको कमीशन रिसीव हो रही है, कहीं से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब आपके रेवेन्यूज हैं। सो यहाँ पर कौन सी इनकम्स रिकॉर्ड की जाएंगी, जो इनकम्स आपने इस साल रिसीव करी या फिर आपकी रिसीव करनी बनती थी, आपकी एलिजिबिलिटी बनती थी, वो भी आपके रेवेन्यू अकाउंट्स में ही कंसीडर की जाएगी। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो रेंटल इनकम आ गई, सेल्स का पैसा आ गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई, डिविडेंड इनकम आ गई, कोई प्रोफेशनल इनकम जैसे कि कोई सीए, डॉक्टर, लॉयर जो मनी अर्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोफेशनल इनकम कहा जाता है। टैलेंट बेस्ड जो इनकम अर्न की गई है, उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसके अगेंस्ट वो इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, बिजनेस के लिए रेवेन्यूज हैं। फिर आ जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब जो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। अब पैसा बिजनेस से बाहर कैसे कैसे जाएगा, सैलरीज की फॉर्म में जाएगा, रेंट आप दे रहे हो वो जाएगा, यूटिलिटीज मतलब रूटीन का खर्चा, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा है, आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ठीक है ना, और आपके जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आपका यूटिलिटी में आ जाएगा। फिर आपके पास पोस्टेज आ जाएगी, स्टेशनरी आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो आपके पास खर्चे हैं वो यूटिलिटीज में आ जाएंगे। टैक्सेस आप समझते हैं, इनकम टैक्स पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं बिजनेस को, तो वो भी आपके एक्सपेंसेस का ही पार्ट रहेंगे। डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है, ऑल दो दिस एक्सपेंस इज अ कैटेगरी ऑफ नॉन कैश, ठीक है ना। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि बिजनेस को खर्चना पड़ता है, बिजनेस को करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या है, आपकी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन है ड्यू टू द यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन का एक डिटेल चैप्टर है, हम लोग आने वाले लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे डेप्रिसिएशन को भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं एसेट अकाउंट, यानी कोई भी रिसोर्स अगर बिजनेस के पास है वो बिजनेस की एसेट है। अगर आप अपने बैंक को कंसिडर करें तो बैंक की एसेट्स क्या है, जो बैंक के पास जितना फर्नीचर है वो बैंक की एसेट्स हैं। इवन जो बैंक के पास एटीएम है, उसके बाद बैंक के पास जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है जहाँ पर बैंक एस्टैब्लिश्ड है, उसके अलावा जो आपके पास मतलब बैंक में इवन जो मशीन्स हैं, कैश काउंटिंग मशीन्स हैं, सब है, वो सब भी बैंक के लिए क्या है, एक एसेट की तरह ही एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो एसेट अकाउंट में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 बेसिस पर हम एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कन्वर्टेबिलिटी टू कैश, ठीक है ना। अगर कोई एसेट अगर कोई एसेट लेस देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर दी जाए, लेस देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर दी जाए, तो वो क्या होगी, करंट एसेट होगी। एंड इफ इट टेक्स मोर देन अ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। जैसे डेटर्स मेरे पास एसेट है ना। डेटर्स क्या होता है, जिनसे पैसा मुझे लेना है। अब डेटर्स जो हैं वो मेरा पैसा, मान लो एक डेटर है, तीन तीन महीने के बाद मेरा पैसा दे देगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, करंट एसेट हो जाएगी, वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट नहीं होगी। वहीं पर फर्नीचर है, मशीनरी है, जिनको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करवाने वाली हूँ, मेरे बिजनेस में लंबे टाइम के लिए रहेंगी ये, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, हमने ट्रेडिशनल अकाउंट के अंडर भी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पर एसेट्स को क्लासिफाई किया था। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, सब आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं। वेयर एज जो आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हो, बट हाँ, उन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे पेटेंट्स हैं आपके बिजनेस के, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है आपके पास। उसके बाद कोई गुडविल है आपके बिजनेस की, तो वो सब क्या है, आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। यूसेज बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या कहती है, कि अगर आपकी कोई एसेट रूटीन बेसिस में यूज हो रही है, ठीक है ना, रूटीन में अगर आपकी कोई एसेट यूज हो रही है, तो वो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एसेट है। लेकिन अगर कोई एसेट आपके बिजनेस में रूटीन बेसिस में यूज नहीं हो रही है, तो वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। एसेट तो है, लेकिन आप उसको रेगुलर बेसिस पर यूटिलाइज यूज नहीं करते।
आगे बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो बिजनेस को मतलब बाहर लोगों का पैसा देना है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो भी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, ऑल्दो इट इज नोन एज एन इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये ऐसी लायबिलिटी है जिसकी जो कि पेमेंट है दैट इज नीडेड टू बी मेड टू द ओनर, तो वो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अकाउंट्स पेबल, जो लोगों का पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है, कोई एक्सपेंसेस अक्रूड हैं, पेंडिंग पड़े हैं, कोई आपने एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर लिया है। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है, आपने इनकम अर्न कर लिया है बट अभी उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी। जैसे आपको किसी ने एडवांस पैसा दे दिया हो, है ना, तो आपके पास पैसा आ चुका है लेकिन पैसे के अगेंस्ट जो आपने सर्विस देनी थी, जो प्रोडक्ट देना था, वो भी नहीं दिया है, उसको देने में टाइम है, तो वो आपके लिए क्या होगी, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ लायबिलिटी फॉर यू। पर्सनल लाइबिलिटीज, अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में लाइबिलिटीज देखें तो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो पर्सनल लाइबिलिटी। अगर कोई स्टूडेंट लोन ले रखा है, कोई हमने मोर्टगेज वगैरह कर रखी है, प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, वो सब पर्सनल लाइबिलिटीज है। उसी तरीके से बिजनेस में बॉन्ड्स, डेट्स, टैक्सेस, पेंशन पेमेंट्स वगैरह बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती है। देखिए, एक बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस है उसके अंदर लाइबिलिटीज जो है वो जीरो लेवल पर एग्जिस्ट कर रही हैं। लाइबिलिटीज जो है वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ऑल्दो यू हैव, इट इज जस्ट अ मनी यू हैव टू पे इन फ्यूचर। अगर आप टाइम पे पैसा देते हो, वापस कर देते हो लोगों का, तो आपकी गुडविल में उस चीज का बेनिफिट मिलता है आपको, है ना, और आपको एडवांस में कुछ पैसा मिल जाता है जिसकी वजह से आपके बिजनेस की कुछ फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से स्मूथ तरीके से चल सकती है ना। सो लाइबिलिटी शुड बी ट्रीटेड वेल, तो वो बहुत ही, इफ लाइबिलिटी इज ट्रीटेड वेल, तो वो बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्प करती है। सो अब बात कर लेते हैं रूल्स की। अभी तक हमने समझ लिया कि कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी क्या है ना। अब हमें रूल की बात करनी है, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंट कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। तो याद रखेंगे कि अगर हमारा अकाउंट एसेट अकाउंट है या फिर एक्सपेंस अकाउंट है, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। क्या रूल रहेगा दोनों के लिए? दोनों के लिए रूल रहेगा कि अगर एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ तो उसे डेबिट किया जाना चाहिए, अगर एक्सपेंस में डिक्रीज हुआ तो उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। इन द सेम वे, अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट, और अगर एसेट में डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रेंट पेड का, ठीक है, दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके रेंट पेड में। अब रेंट मेरे लिए क्या है, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, और रेंट अगर दिया तो कैश में दिया है। कैश मेरे लिए क्या होती है, कैश मेरे लिए एसेट होती है, राइट। अब अगर मैंने रेंट पे किया है तो मेरा उससे एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे कर दिया जाएगा डेबिट। और वहीं पर कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कैश में डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखिए, रूल जब हमने लगाया तो मेरे पास एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पर हमें जजमेंट मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एंड द रूल फॉर कैपिटल, रेवेन्यूज एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। जहां पर अगर ऐसे इन तीनों में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर कर चलना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ऐसा से कुछ समझ लो कि प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस में पैसा लेकर आया है ना, मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या ओनर इन द बिजनेस। जो अभी हमारा रीसेंट मई 2026 वाला एग्जामिनेशन हुआ है, वहां पर इसी क्वेश्चन, यही जो एंट्री है ये आपसे पूछी गई थी कि क्या जर्नल एंट्री यहाँ पर की जाती है। तो अगर मनी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो उससे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, उससे एक अकाउंट अफेक्ट होगा कैपिटल, और दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो होगा कैश। कैश तो इंक्रीज होगा, तो कैश का इंक्रीज हमने पढ़ा डेबिट, यानी कैश को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यानी कि मेरे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट द
वैल्यूज। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बन जाएगी कि कैसे हमारे को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है पेड मंथली सैलरीज 50,000 बाय चेक। अब यहाँ पर दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक अकाउंट अफेक्ट हुआ सैलरी और एक अकाउंट अफेक्ट हुआ चेक यानी कि बैंक अकाउंट, है ना। तो सैलरी मेरे लिए क्या हो रही है यहाँ पर, हमने पे किया, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। बैंक मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, एसेट का पैसा जा रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। उसके बाद है बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख फ्रॉम स्टील लिमिटेड एंड कैश पेड 40,000। ठीक है ना। तो अब अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पर तीन अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं मेरे, कौन से, एक मेरे लिए है मशीनरी अकाउंट, दूसरा मेरे लिए है कैश अकाउंट और तीसरा मेरे लिए है स्टील लिमिटेड का अकाउंट, है ना। क्योंकि पूरा पैसा नहीं दिया है तो तब तक याद रखेंगे उस पर्सन को जब तक उसका पैसा हम पूरा नहीं दे देते। तो अगर मैंने मशीनरी खरीदी है, इट मीन्स मेरी एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रही है ना। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कर दी जाएगी, वो कर दी जाएगी डेबिट। क्लियर। फिर स्टील लिमिटेड मेरे लिए क्या बन जाएगी, अब एक लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि उसका पैसा देना है मैंने, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और वहीं पर कैश अगर मैंने दिया है तो कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज होना मतलब क्या करना, कैश को क्रेडिट कर देना। तो मेरे पास एंट्री क्या बन गई कि मशीनरी डेबिट हो रही है, कैश और स्टील लिमिटेड क्रेडिट हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। ठीक है ना। तो दिस इज द समराइज्ड लेक्चर फॉर द डे, जो हमने आज पढ़ा वो सब समरी बेसिस पर यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन। और अब हम कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपनी रिसीव्ड कमीशन ऑफ 40,000 डायरेक्टली इनटू इट्स बैंक अकाउंट। कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। अगर कमीशन रिसीव हुई है तो कमीशन मेरे लिए क्या है, कमीशन मेरे लिए रेवेन्यू है, इनकम है ना, रेवेन्यू है। और बैंक मेरे लिए क्या है, बैंक मेरे लिए एसेट है। तो ढूंढ लो एक रेवेन्यू अकाउंट और एक एसेट अकाउंट, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। Question number 2, a company purchased machinery worth rupees 8 lakh by paying 3 lakh immediately and agreeing to pay the balance later. कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, ध्यान से देखिए कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। अब अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, एसेट का इंक्रीज डेबिट होगा, यानी मशीनरी तो डेबिट हो गई, बाहर हो गई गेम से। फिर आपने अगर 3 लाख इमीडिएटली पे किया यानी आपका अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, कैश का डिक्रीज यानी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो एक तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एक जिससे आपने मशीनरी ली है सप्लायर से वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आपके पास कैश और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। Question number 3, which one of the following combinations correctly represent the debit rule under the modern approach? डेबिट क्या क्या करते हैं, देखो डेबिट रूल क्या कहता है, हमने पढ़ा कि एक्सपेंस और एसेट के लिए क्या रूल था कि इंक्रीज डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और फिर हमने एक रूल पढ़ा कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी के लिए, क्या था कि इनका इंक्रीज जो है वो क्रेडिट होगा और इनका डिक्रीज जो है वो डेबिट होगा। अब देखो यहाँ लिखा है इंक्रीज इन एसेट, ये डेबिट रूल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये तो ठीक बात बोली है। इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट नहीं होता, यहाँ पर इंक्रीज की जगह क्या होएगा, डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है ना। इंक्रीज इन कैपिटल नहीं होता, ये भी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज इन कैपिटल होना चाहिए था, वो डेबिट किए जाते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी, नो, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन रेवेन्यू, और यहाँ इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी आना चाहिए था। तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर इसका बन रहा है। जिस तरीके से हमने आज पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप एडुटैप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, वहाँ सर्च करना है edutap.in।
एडुटैप की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है? एक ऐसा डिटेल्ड कोर्स है जहाँ पर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं तो इसे फुल पैकेज कोर्स बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी डिटेल कंसेप्ट क्लासेस जो कि 15-20 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 वाला एक्सेस में मिल जाएगा। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अंडर द मास्टर कोर्स। ये चारों सब्जेक्ट्स का एक इकट्ठा मास्टर कोर्स हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स इफ यू वांट एनी ऑफ देम, राइट। एक 2 डे डेमो आप ले सकते हैं मास्टर कोर्स का बाय पेइंग जस्ट ₹1, जिसमें आपको चारों ही सब्जेक्ट्स जो हैं उसका मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 डेज, और आप उस डेमो में ये देख सकते हैं कि किस तरीके की टीचिंग यहाँ पर की जाती है। फर्दर लाइव क्रैश कोर्स, अगर आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए साथ साथ डाउट सॉल्व करते हुए मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। 60 क्लासेस में आपके JIB के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। कंसेप्ट नोट्स यहाँ पर भी मिलेंगे, वही IIBF बुक वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बेसिस पर, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एंड देन इफ यू वांट टू ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस फॉर यू नो MCQs, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड MCQs जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप जब भी इन कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे तो अपने कोर्स को और ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाने के लिए आप इस कोड को लगाना नहीं भूलेंगे। जो भी डिस्काउंट कोड आपको यहाँ पर प्रिवेलेंट दिख रहा है, उस डिस्काउंट कोड को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। सो कमिंग बैक टू द सेशन, आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8146207241, इवन ईमेल कर सकते हैं ऑन hello@edutab.co.in। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।